नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री विद गौतम में। आज हम लोग समझेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने आखिर इतने बड़े साम्राज्य को संभाला कैसे। पिछले वीडियो में हम लोग जाने थे कि नंदा डायनेस्टी का अंत हुआ और मौर्य साम्राज्य का स्थापना हुआ और मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक हुए वे चंद्रगुप्त मौर्य हुए। अब सवाल यह है कि आखिर जो नंदा डायनेस्टी का इतना बड़ा साम्राज्य था, अब उस साम्राज्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे संभाले और उनके मुकाबले में ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो अपने साम्राज्य को इतना इस्टेब्लिश किए, वो किनकी मदद से किए, इसके बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। और आज हम लोग का जो मेन टॉपिक है वो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य को लेके है कि आखिर जब चंद्रगुप्त मौर्य का उस समय कुछ खास उम्र नहीं था, लगभग वही 14-15 साल का उम्र होगा। और इससे पहले जब हम लोग देखे थे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को खदेड़ा और सिकंदर जब चले गया तो फिर उसका जो सेनापति था, प्रधानमंत्री, वो सेल्यूकस निकेटर फिर आके यहाँ पे हमला करता है और इस हमले में भी सेल्यूकस निकेटर की हार होती है। उस हार के बाद सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी जिसका नाम था कार्नेलिया और एक और नाम था हेलेन, तो इसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से होता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य से जब विवाह होता है तो उसका एक क्राइटेरिया था, ये आप समझे जरूर क्योंकि ये सभी वीडियो में आपको देखने को नहीं मिलेगा कि आखिर आप पहले ये समझिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे वो बिंदुसार हुए। बिंबिसार अलग है और ये बिंदुसार अलग है। बिंबिसार हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो अलग थे। ये बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी हुए, आखिर चंद्रगुप्त मौर्य के जो उत्तराधिकारी बिंदुसार हुए तो वो उनकी माता कौन थी, आप ये समझिए। क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि कहीं सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी कार्नेलिया या हेलेन भी जिसका नाम था, इसी का संतान बिंदुसार थे, तो इसका उत्तर मुख्य तौर से ये सही नहीं होगा। क्योंकि कुछ पुरानी परंपराओं की कथाओं में कहा जाता है कि जब नंदा डायनेस्टी का जब अंत हुआ था तो नंदा डायनेस्टी का जो संस्थापक अगर बात करें तो महापद्मनंद, और महापद्मनंद के जो उत्तराधिकारी हुए वो धनानंद, तो धनानंद की पुत्री से इनका विवाह होता है जिसका नाम था धुरधरा। तो उसके पुत्र हुए बिंदुसार। अब आगे हम लोग ये जानेंगे, पहले इतना मुख्य जो बात था वो समझ लीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार हुए। बिंदुसार की माता कौन थी, इसमें अब आप लोग को कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी उसके पुत्र नहीं थे, क्योंकि ये चाणक्य का नीति था कि सेल्यूकस निकेटर मेसोपोटामिया यूनान का था और यूनान का होने के कारण चाणक्य का यह कहना था कि अगर तुम्हारा जो पुत्र होगा तो ये उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसका यह कारण है कि उसको जो भारत के प्रति प्रेम है वो कभी नहीं हो सकती, क्योंकि यूनान का था सेल्यूकस निकेटर, तो इस वजह से इसको उत्तराधिकारी नहीं माना। अब समझते हैं आज का जो हम लोग का मुख्य टॉपिक है उस पर हम लोग विस्तार से समझेंगे और इस टॉपिक से जो मुख्य क्वेश्चन है वो हम लोग विस्तार से समझेंगे। और ये क्वेश्चन आंसर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते ही हैं, तो आप लोग एक एक करके इसको विस्तार से समझें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जब नंदा डायनेस्टी का अंत हुआ तो अब सवाल यह है कि इतने बड़े साम्राज्य को आखिर चंद्रगुप्त मौर्य ने संभाला कैसे। तो इसका जो मुख्य कारण था और उद्देश्य था, इनका जो चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार जो थे वो चाणक्य थे, जिनका नाम कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है।
तो शायद अगर चाणक्य ना होते तो चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक भी नहीं होते, क्योंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य का ही कूटनीति था कि इतने बड़े साम्राज्य को स्थापित किए। अब नंदा डायनेस्टी खत्म होने के बाद मौर्य वंश का शुरुआत होता है। अब आप हमें कमेंट में ये बताएं कि मौर्य, बिना गूगल किए हुए कमेंट में ये बताएं कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन हैं, कौन हुए। तो चंद्रगुप्त मौर्य इतना बड़ा साम्राज्य संभाला कैसे, मौर्य साम्राज्य की पूरी जानकारी इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि यहाँ से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन आंसर आते हैं। रेलवे हो, सीजीएल हो, एसएससी हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। अब हम लोग समझते हैं एक एक करके कि आखिर चंद्रगुप्त मौर्य इतने बड़े जब साम्राज्य को संभाले तो इनको संभालने का जो प्रतिनिधित्व जाता है वो चाणक्य के थे, क्योंकि चाणक्य के पास मतलब बहुत अच्छा ही कूटनीति और राजनीतिक जानते थे, जिसके कारण ही धनानंद को परास्त करके मौर्य साम्राज्य का स्थापना कर सके। चाणक्य एक बहुत ही प्रसिद्ध ब्राह्मण और आचार्य भी थे और इन्हें समुद्रगुप्त का और इनको अच्छा जानकारी था। चाणक्य अगर किसी व्यक्ति के पास बैठ के उसके सामने बातचीत से पता चल जाता था कि चाणक्य के जो अपोजिट साइड में है उसका मन में क्या विचार चल रहा है। इस वजह से चाणक्य ने इस तरह से इस्टेब्लिश किया मौर्य साम्राज्य को कि ये अखंड भारत का जो सपना देखे थे चंद्रगुप्त मौर्य, ये चाणक्य के नीति के और कूटनीति के कारण ही पॉसिबल हो सका। क्योंकि हम लोग पहले वीडियो में देखे थे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान जो था चंद्रगुप्त मौर्य को मतलब एक दहेज के रूप में मिला था। जब कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र जो थे वो दहेज के रूप में मिला था। तो अब हम लोग बात करते हैं मौर्य साम्राज्य, मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो मौर्य प्रशासन की जो प्रमुख विशेषता थी वह यह थी कि मजबूत केंद्रीय सत्ता और व्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र। ये नंदा डायनेस्टी की तरह सिर्फ ऐसा नहीं था कि शराब के नशे में डूबा रहता था और नाच गाना लड़की के बीच में ये उलझा रहता, ऐसा नहीं था। इस वजह से मौर्य प्रशासन के जो मजबूत केंद्रीय सत्ता और व्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र थे ये बहुत स्ट्रॉन्ग थे और बहुत अच्छा तरीका से इस्टेब्लिश कर पाए। क्योंकि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनके जो सलाहकार और इनके जो गुरु थे वो चाणक्य थे और चाणक्य की नीति के कारण ही आज चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। तो इतना हम लोग समझ लिए। अब आप ये बताइए कि अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन हैं, ये आप लोग हमें कमेंट में बताएं। उसके बाद बात करते हैं मौर्य प्रशासन की जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। मौर्य साम्राज्य का जो जानकारी है, अगर हमें पूरा मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तार से अगर पढ़ना हो और समझना हो तो उसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो ये मौर्य प्रशासन की जो जानकारी का प्रमुख स्रोत है वो पहला है कौटिल्य, जिसका नाम कौटिल्य से ये समझे, कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही ब्राह्मण आचार्य के नाम थे। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र किताब में पूरा ये मौर्य प्रशासन और मगध की जानकारी का विवरण यहाँ से भी मिलता है, अर्थशास्त्र से भी, और एक मिलता है मेगास्थनीज के द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम था इंडिका। अब बात करते ये मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत या प्रधानमंत्री या सेनापति समझ लीजिए कि सेल्यूकस, जब चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जब युद्ध हुआ था तो उस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर की हार हो गई थी और एक संधि के तहत
मतलब युद्ध में सेल्यूकस निकेटर अपना जान बचाने के लिए समझ ली, या दोनों के बीच कुछ संधि ऐसा हुआ होगा कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। अब चंद्रगुप्त मौर्य से जब विवाह हुआ तो ये मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का सेनापति था, ये सेनापति को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक सेनापति के रूप में भेजा था। और उसे भेजने का कारण यह भी था कि ये देखा जाए, सेल्यूकस निकेटर का मुख्य उद्देश्य था मेगास्थनीज को भेजने का कि कहीं मेरी बेटी को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, इसका हमें जानकारी मिलते रहे। क्योंकि सेल्यूकस निकेटर बारात लेके चंद्रगुप्त मौर्य के पास शादी का पर्पस से तो गया नहीं था, ये तो एक युद्ध के संधि के बीच दोनों के बीच संधि हुआ, उसके बाद दोनों मतलब सहमति से मतलब विवाह हुआ चंद्रगुप्त मौर्य और कार्नेलिया के बीच। तो यही जानकारी के लिए मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। अब यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किस यूनानी शासक को या सेनापति को भेजा गया था। तो आप यह बता सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला मेगास्थनीज था। और जब ये यहाँ पे जब मेगास्थनीज आया तो देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य और कार्नेलिया दोनों सही से रह रहे हैं, अच्छा से रह रहे हैं। तो मेगास्थनीज ने ही पूरा जानकारी एक इंडिका नामक पुस्तक में लिखा है, और इसमें डिटेल्स में लिखा है कि मगध के बारे में और चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के बारे में, और वो अपने मतलब कार्नेलिया के बारे में भी बताएं। अब उसके बारे में हम लोग बात कर ये देख लिए। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं मौर्य साम्राज्य के जो गुप्तचर व्यवस्था का क्या महत्व था। अब मौर्य साम्राज्य के जो गुप्तचर थे उसे ऐसे समझते हैं कि मौर्य साम्राज्य को एक अच्छा से शासन चलाना था, ना कि नंदा डायनेस्टी की तरह मतलब सिर्फ कर वसूलना था और अय्यासी और जुए शराब में उड़ा देना था। ये एक योग्य शासक भी थे, चंद्रगुप्त मौर्य एक योग्य शासक थे। इस वजह से ये चाणक्य की नीति थी कि मौर्य साम्राज्य में गुप्तचर का व्यवस्था किया गया। अब गुप्तचर का व्यवस्था इस वजह से किया गया कि जो हम लोग जब साम्राज्य चला रहे हैं तो कहीं पे ऐसा भी होता है कि कहीं मतलब ऑफिस हो या मतलब कहीं भी काम करे, मतलब किसी भी मतलब यहाँ पे, तो जैसे अगर कोई ऑफिस हो या मतलब कोई कार्यालय हो, वहाँ पे कानाफूसी के माध्यम से एम्प्लॉय को भड़काया जाता है कि ये ऐसे है वैसे है। तो इस वजह से गुप्तचर रखा गया था कि गुप्तचर वो जानकारी देते थे कि इस मौर्य साम्राज्य में जो हम लोग का जो सेना है वो कैसे रह रहे हैं, इन्हें क्या प्रॉब्लम है, दिक्कत है, अगर वो योग्य नहीं है तो उसे हटा दिया जाता था। इस वजह से ये गुप्तचर रखे थे। और गुप्तचर रखने के लिए भी इनका ये चाणक्य का ही नीति था, चाणक्य के ही हिसाब से इनका साम्राज्य चल रहा था। उसके बाद हम लोग देखते हैं मौर्य सेना की जो प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी थी। मौर्य साम्राज्य की जो शाखाएं थी उनका प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है उसके बारे में हम लोग अगर बात करें तो मौर्य साम्राज्य में जो सेना का मतलब एक तरह से तो डिज़ाइन जो बनाया गया था कि मौर्य साम्राज्य में एक सेना का मतलब पैदल सेना भी था उसमें, और घुड़सवार सेना था, और हाथी सेना आदि भी इसमें मौजूद थे। तो इतना सारा मतलब ये जो एग्ज़ाम का जो मुख्य पॉइंट है, इसमें से बहुत बार हम देखे हैं कि ये एग्ज़ाम में आते हैं। तो हम लोग ये समझ लिए कि नंदा डायनेस्टी के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने इतना बड़ा साम्राज्य को कैसे संभाला और एक व्यवस्थित तरीके से संभाला। तो ये हम लोग समझ लिए, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से संभाला। क्योंकि अगर किसी अयोग्य शासक को अगर गद्दी पे बैठा दिया जाए तो उतना अच्छा से साम्राज्य को नहीं संभाल पाएंगे। और चंद्रगुप्त एक योग्य शासक थे, और इनका जो गुरु थे चाणक्य, ये तो महायोग्य समझ लीजिए कि महायोग्य थे, और उनके ही विधि विधान से चला जा रहा था। इस वजह से बहुत ही अच्छी तरीके से चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य को एस्टेब्लिश कर पाए और अच्छे तरीके से चलाएं, और
इसमें जो सेना का जो प्रमुख पर जो विशेषताएं थी उन लोग को भी ध्यान में रखा गया था, ना कि मतलब सब विभाग के लिए अलग अलग सेना को इसमें तैयार किए गए थे। युद्ध के लिए भी बहुत अच्छे इन लोग मतलब चाणक्य ने सिखाए थे कि युद्ध कैसे करना है, ये बहुत अच्छा तरीक़ा से इसमें जानकारी मिलता है। तो ये हम लोग समझ लिए, इसके बारे में हम लोग देख लिए कि मौर्य साम्राज्य में कितना अच्छा से इस्टेब्लिश तरीके से साम्राज्य का स्थापना किया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि चंद्रगुप्त का जन्म के बारे में और मृत्यु के बारे में, कि चंद्रगुप्त बाद में जब उत्तराधिकारी होंगे, इनके उत्तराधिकारी बिंदुसार होते हैं, लेकिन बिंदुसार को उतना डिटेल्स में पढ़ा भी नहीं जाता और कुछ एग्जाम में वैसा कुछ खास आते भी नहीं हैं। तो अगर बात किया जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य की जन्म की, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म है वो लगभग, थोड़ा सा बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की जन्म के बारे में और मृत्यु के बारे में। तो चंद्रगुप्त का जन्म 340 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु का बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु 297 से 298 ईस्वी में हुआ था। और ये एक संलेखना विधि के द्वारा श्रवण बेलगोला में इनकी मृत्यु का प्रमाण मिलता है। तो आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में अच्छे से समझ लिए। अब मिलते हैं अगले क्लास में, और अगला क्लास हम लोग का इसी तरह इतिहास का एकदम आसान सा महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, जो सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।